इसी तरह से श्रीनाथ योग है। अब श्रीनाथ सभी जानते हैं कि विष्णु जी का नाम है। श्रीनाथ जी का मंदिर भी है ना हमारे यहाँ, श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा में मंदिर है। श्रीनाथ जी श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो श्रीनाथ योग है। अब श्रीनाथ योग में भी देखिए 9th लॉर्ड को लिया गया है और इसमें बुद्ध को लिया गया है। बुद्ध एक शुभ ग्रह है, वाणी का भी है, और विष्णु भगवान इसके वो हैं देवता। और शुक्र, शुक्र हमें पता ही है, कैश मनी है, हर तरह का सुख, हर तरह की सुविधा। और वही स्थिति बनेगी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वय राशि का हो, उच्च राशि का हो, या फिर अपने मित्र की राशि का हो। स्व और उच्च ही बोला जाता है, मित्र का नहीं बोला जाता। लेकिन कोई भी योग जल्दी से कुंडली में पूरा पूरा मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इसको तीनों चीजों को ले लेंगे। अब 9th लॉर्ड बुध और शुक्र। अब सपोज मान लीजिए वैसे तो मिथुन लगन की कुंडली हो अगर 3, 7 और 11 है ना, तो बुध शुक्र वैसे भी पास पास ही होते हैं। अब यहाँ कहीं आ जाए, बुध भी आ जाए, शुक्र भी आ जाए, ठीक है, और अगर मान लीजिए हमारा कहीं यहाँ पे शनि आ गया, तो ये भाग्येश भी आ गया, 9th लॉर्ड भी आ गया, बुध शुक्र भी आ गए, ठीक है। अब इसलिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, लग्न लॉर्ड भी आ गया, और यहाँ से आपका पंचमेश और यहाँ से आपका नवमेश, ये सारे मिल करके केंद्र के अंदर चले गए, ठीक है। तो त्रिकोण में भी जा सकते हैं। मान लीजिए शुक्र यहाँ आ गया, तो ये स्वय राशि का भी हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। या शनि हमारा यहाँ आ गया, दोनों ही प्लैनेट स्वय राशि के हो गए, ये भी अच्छे हो गए। और यहाँ पे बुध आ जाए तो क्या कहना ही क्या है, तीनों ही प्लैनेट अपनी अपनी खुद की राशियों में पहुंच गए। लेकिन इन कुंडलियों में, इन योगों में, श्रीनाथ, श्रीकंठ आदि योगों में राशि के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला है। बट फिर भी हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अगर हमारी फेवरेबल राशियां हैं, खुद की है, स्व हैं, उच्च हैं, या फिर मूल त्रिकोण राशियां हैं, या फिर उनकी मित्रों की राशियां हैं, तो योग ज़्यादा अच्छे से फलित होंगे। तो कहने का मतलब यही हो गया ना कि केंद्र त्रिकोण के जो संयोग बनते हैं उनके फल पॉजिटिव होते ही हैं, क्योंकि सर्वे ग्रह त्रिकोण नेतारो शुभ फल प्रदा, ये भी एक फार्मूला है जो हमको लघु पराशरी पुस्तक में पढ़ने के लिए मिलता है कि सभी ग्रह, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो क्रूर हो, चाहे वो शुभ हो, लेकिन अगर वो त्रिकोण के स्वामी हो गए, त्रिकोण मतलब लग्न, पंचम और नवम स्थान के, ठीक है ना। देखिए, ये देखिए कैसे त्रिकोण बनेगा। ये ऐसे ऐसे मान लीजिए लाइन खींचे, ऐसे करके ऐसे खींचे, मान लीजिए लाइन, तो ये बना ना त्रिकोण, त्रिकोण बन गया। किसी और कलर से बना के बताएं, क्योंकि इसमें तो पता नहीं चलेगा, हौच पौच हो जाएगी, है ना। देखिए, जैसे कि ये पहला हाउस, और ये हमारा 5वां हाउस, और ये हमारा 9वां हाउस। अब ये अगर ऐसे लाइन खींची जाए, ऐसे करके ऐसे लाइन खींची जाए, तो ये बन गया ना त्रिकोण। और ये केंद्र है, ये केंद्र है ना, 1 4 7 10, 1 4 7 और 10, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हमने रिवीजन कर लिया कि ये केंद्र है। तो केंद्र के लिए हमने केंद्र का गोला बना दिया कि केंद्र के स्थान है 1 4 7 10, और 1 और 5 और 9, ये हमारे त्रिकोण के स्थान है। और हम जैसे जैसे कुंडलियां पढ़ेंगे हमें पता चलेगा ये परस्पर मित्र होते हैं। देखिए, यहाँ मेष राशि है, यहाँ सिंह आई और यहाँ धनु आ गई, तो हम जानते ही हैं कि इन तीनों की आपस में मित्रता है। कभी भी कोई भी कुंडली, 12 कुंडलियों में से हम जो भी कुंडलियां बनाते जाएंगे, हमेशा देखने में ये आएगा कि 1 5 और 9 के स्वामी परस्पर मित्र तो होते ही हैं, है ना। इसी तरह से एक मजेदार बात यह है कि 1 और 7 के स्वामी कभी मित्र नहीं होते। अब आप हंसेंगे, पति पत्नी का स्थान है, एक स्थान पति का और एक स्थान पत्नी का है, ठीक है। तो अब लेकिन ये हमेशा शत्रु होते हैं, कोई सी भी कुंडली लगा लो आप। तो ये भी एक रहस्य की बात है कि कुंडलियां जो बनती हैं उसमें हमेशा लग्न से सप्तम भाव का स्वामी मित्र तो नहीं ही होता, ठीक है। भले शत्रु ना हो पर मित्र तो नहीं होता, पर बहुत सी बार शत्रु भी होता है, ठीक है। तो ये कहने की बात यह है कि कुछ चीज़ें कुंडलियों में सार्वभौमिक होती हैं, अपने आप होती हैं, जैसे कि त्रिकोण के मालिक आपस में मित्र ही होते हैं, ठीक है। तो अब हमने श्रीनाथ योग पढ़ लिया, उसके बाद हम आ रहे हैं विरंची योग। विरंची का मतलब होता है ब्रह्मा जी। विरंची कहते हैं ना, विरंची ने रच दिए हैं, भाग्य हमारे रच दिए विरंची ने। विरंची माने ब्रह्मा होता है। तो ब्रह्मा जी से संबंधित ये योग है। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, है ना, सृजन करता है ये हमारे। तो जिस कुंडली में अगर ये योग होगा, विरंची योग होगा,
तो हो सकता है कि उस जातक में भी कुछ ना कुछ नई चीजें सृजन करने की नेचर हो। और ब्रह्मा जो होते हैं, ब्रह्म वाक्य शब्द होता है ना, ब्रह्म वाक्य, कुछ कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, यानी कि वाणी में सत्य का होना, गुरु और प्लस शनि। अब देखिए इसमें ये योग भी, जो विरंची योग भी है ना, एक तरह से ये अध्यात्म का ही है। अब फिफ्थ लॉर्ड हमारा ज्ञान प्रज्ञा का है, तो फिफ्थ लॉर्ड और गुरु और शनि ये सब केंद्र में या त्रिकोण में हो, ठीक है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो, एक दूसरे के आमने सामने हो। अब जैसे मान लीजिए मकर लगन की कुंडली बना ली हमने, ठीक है, शनि यहाँ मान लीजिए स्वराशि का है, शुक्र भी यहाँ पे मान लीजिए स्वराशि का है, तो अब ये क्या है, ये यहाँ से फिफ्थ लॉर्ड आ गया यहाँ पर केंद्र में, ठीक है, और शनि भी आ गया केंद्र में। अब जुपिटर कहीं से इसमें मिल जाए अगर कॉम्बिनेशन जुपिटर का भी, तो क्या ही बात है। मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर आ गया किसी कुंडली में, हालांकि वो जुपिटर अब यहाँ क्या देगा वो अलग बात है, लेकिन ये विरंची योग बन गया यहाँ पर, है ना, विरंची योग, क्योंकि यहाँ पर तो एग्जाल्टेड भी हो गया गुरु, लेकिन यहाँ पर इस कुंडली में वो हम आगे पढ़ेंगे कि गुरु अच्छे घरों का लॉर्ड नहीं है। गुरु के पास यहाँ पर बीमारी और परिश्रम का पोर्टफोलियो है। सॉरी, ये यहाँ पर 12 आएगा, मीन राशि आएगी, है ना, तो वो अलग बात है, लेकिन विरंची योग के फल जरूर मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि गुरु और शनि की बात थी कि गुरु शनि केंद्र में हो और लग्न लॉर्ड भी केंद्र में हो, और फॉर्चुनेटली कैसा कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये स्वराशि का है, ये भी अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, और गुरु भी यहाँ पर एग्जाल्टेड है। तो ये सिर्फ हाइपोथेटिकल कुंडली बनाई है, कोई ऐसा कोई कुंडली अभी तक आई नहीं देखने में। या कई बार क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए विरंची योग है, सपोज यहाँ पे गुरु ना हो, ठीक है, लेकिन लग्नेश पंचमेश होकर के मान लीजिए गुरु और ये शनि और पंचमेश हो रहे थे जैसे यहाँ पर, तो अब ये ना आधा अधूरा भी योग बनता है। अब विरंची योग पूरा ही बन जाएगा तो फिर ब्रह्म ही हो जाएंगे हम, है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो इतना भी होपलेस नहीं होना है कि जी हमने तो कभी किसी कुंडली में योग देखा ही नहीं, ऐसा नहीं है। योग होते हैं, 100% नहीं होंगे तो कम परसेंटेज के होंगे, 70% होंगे, 60% होंगे। तो ऐसे व्यक्ति मान लीजिए विरंची योग दिख रहा है कुंडली में और पूरा नहीं है 100%, फिर भी थोड़ा है आधा अधूरा। इसमें देखिए 3 प्लैनेट शामिल हो गए ना, जुपिटर शामिल हो गया, शनि शामिल हो गया और हमारा फिफ्थ लॉर्ड हो गया। तो यदि कोई 2 प्लैनेट भी अगर हमारे हैं इस तरीके से केंद्र या त्रिकोण में और अगर अच्छी राशियों में है तो काफी हद तक विरंची योग हम मान के चलेंगे। विरंची यानी ब्रह्मा का योग, तो ये भी एक शुभ योगों के अंतर्गत माना जाता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सरस्वती योग। सरस्वती तो नाम से ही पता चल रहा है, माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, ठीक है। तो माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, तो जिस कुंडली में सरस्वती योग होगा उसमें क्या संभावना है? सरस्वती योग का मतलब है जातक सदा पढ़ने का शौकीन हो, सरस्वती योग, ठीक है। सरस्वती एक छोटी की मात्रा है क्या? सरस्वती योग, सरस्वती योग, सरस्वती योग यानी विद्या का योग है, ऐसे मान सकते हैं। विद्या का मतलब ये विद्या का योग क्या है और उससे बढ़कर है, मतलब विद्या तो होगी ही ऐसे जातक के पास जिसके कुंडली में सरस्वती योग होगा। आजीवन पढ़ने का योग कहा जा सकता है कि ये ऐसा व्यक्ति हमेशा पढ़े। मेरे नॉलेज में एक कुंडली है जिसमें कि वहाँ से ही याद हो जाता है एकदम से कि सरस्वती योग है इस कुंडली में। जैसे कि अब देखिए इसमें क्या होता है, जुपिटर तो एग्जाल्टेड चाहिए हमें, ठीक है। वैसे हम आपको बताएंगे कि पूज्य करपात्री जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसे और कई भी लोग हैं बड़े बड़े जिनकी कुंडलियों में सरस्वती योग हुआ है और घटित भी हुआ है। अब इसमें गुरु एग्जाल्टेड चाहिए, इसमें बुध और शुक्र चाहिए साथ में, और कहाँ कहाँ चाहिए? सेकंड हाउस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरस्वती योग है ना, तो इस योग में देखिए पहली बार सेकंड हाउस को लिया गया। भाव लेते, भाव शब्द लेते, भाव ज़्यादा अच्छा शब्द है। सेकंड भाव को लिया है और केंद्र और त्रिकोण को भी लिया है, ठीक है। तो अब ये देखिए इस कुंडली में मान लीजिए सपोज इसमें यहीं कहीं मंगल भी होगा, तो पर चलो मंगल को हम यही लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हमें चाहिए क्या होता है, इसमें गुरु चाहिए उच्च का, पहले नंबर। तो पहली शर्त इसकी यही है कि गुरु हमको चाहिए, एग्जाल्टेड गुरु चाहिए, है ना। और दूसरी बात उसका कॉम्बिनेशन विद बुध और शुक्र होना चाहिए, बुध और शुक्र। अब बुध भी विद्या का है,
वाणी का है। गुरु और शुक्र दोनों ही देव हैं, मतलब वो है देव गुरु और दैत्य गुरु है ना, ये देव गुरु हैं, ये दैत्य गुरु हैं। तो दो दो गुरु और साथ में विद्या, बुद्धि, समझदारी, इन सब का कॉम्बिनेशन, उसमें भी गुरु प्लेनेट उच्च का जो आकाश अनंत है, आकाश प्लेनेट है, ये आकाश तत्व का मालिक है ना। तो अब क्या होगा इसमें, ये कितना अच्छा योग है। इस कुंडली को अगर आप देखें तो यहाँ पर जुपिटर की एस्पेक्ट लगन पर भी जा रही है, थर्ड हाउस पे भी जा रही है और पंचम भाव पे भी जा रही है। ये भी अपने आप में शुभता हो गई। और उसके बाद में बुध और शुक्र का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गया। तो ये होता क्या है कि योग याद तभी होते हैं जब हमारे किसी मतलब हमारे नॉलेज से कोई, हमारी आंखों के सामने से कोई कुंडली गुजरे, यानी हमारे नोन टू किसी बंदे की कुंडली में अगर योग होता है तो वो फटाफट से याद हो जाता है। जैसे ये तो मैंने बनाई थी अभी वृश्चिक लगन की कुंडली सरस्वती योग के लिए। मैं आपको बताती हूँ, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की कुंडली मीन लगन की कुंडली है, ठीक है। तो मीन के बाद यहाँ पर उनका सेकेंड हाउस में, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ सेकेंड हाउस में उनका, हाँ ठीक है, लेकिन मीन लगन में उनका नहीं, मुझे याद नहीं आ रही है, मैं बाद में बताऊंगी कभी। उनकी कुंडली में भी सेकेंड हाउस में बनता है ये योग। उनका शायद ऐसे है, या ये कर्क लगन की कुंडली में यहाँ गुरु उच्च का है और यहाँ पर बुध और शुक्र है, कुछ इस तरह से मुझे याद आ रहा है, बुध और शुक्र हैं। तो ये कर्क लगन की कुंडली और ये यहाँ पर ये इन दोनों का ही मित्र, बुध का तो मित्र है खैर, वाणी भाव में ये है और ये केंद्र में ये है। तो इसमें भी यह केंद्र या त्रिकोण में हो और सेकंड हाउस में योग बन सकता है, सेकंड हाउस में बन सकता है ना। तो कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ऐसे कुछ कुछ योग जो होते हैं जब किसी कुंडली में पूरे पूरे घटित होते हुए दिख जाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से याद भी होते हैं और पता भी चलता है कि हाँ भाई योग है और वो फलित भी हुआ। भाई कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो उनकी कुंडली में फलित हुआ। और जिनकी मैंने अभी कुंडली बनाई थी उनको भी पढ़ने का बहुत शौक है, हालांकि प्रोफेशन अलग था फिर भी उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, ठीक है। तो ये हुआ सरस्वती योग। सरस्वती योग सेकंड हाउस में भी बन सकता है क्योंकि ये वाणी का भाव है। तो ये भाव भी शुभता के लिए आया है और केंद्र में और त्रिकोण में भी बन सकता है, यहाँ यहाँ और यहाँ बन सकता है, ठीक है। तो ये हम इसमें हमने राशियाँ नहीं डाली हैं इसलिए कि राशियाँ डालने से अभी जब तक कुंडली दिमाग में ना हो तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम ये बता रहे हैं कि सेकंड हाउस में बन सकता है, इसमें गुरु का उच्च का होना अनिवार्य है और बुध शुक्र का इकट्ठे होना भी अनिवार्य है। यानी ये तीनों या तो दृष्टि से बनते हैं तब भी बन जाते हैं, एक साथ बैठे हों तो भी बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सरस्वती योग बनता है। सरस्वती योग वाला व्यक्ति बहुत विद्या भी प्राप्त करता है और वाणी भी उसकी अच्छी होती है क्योंकि माँ सरस्वती वाणी की भी देवी हैं। और उसके अलावा वो मतलब हम समझ सकते हैं कि वो आजीवन पढ़ाई करे। जैसे होता है ना कई बार हम लोग पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं और बड़े होते हैं तो फिर छोड़ देते हैं पढ़ना वढ़ना, लेकिन इन लोगों का हमेशा विद्या से संपर्क बना रहेगा, चाहे ये प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो या लेखक हो, कवि हो, इस तरह से। और सरस्वती योग वाले ज़्यादातर क्रिएटर भी होते हैं, कुछ ना कुछ रचनाएँ करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि अभी तो हमारे और भी योग बाकी हैं, तो उनको हम आगे लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे महाभाग्य योग है और उसके अलावा विपरीत राजयोग है, तो ये अभी वो भी काफ़ी उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में जो बचे हुए योग हैं उसको लेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है तो जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष के साथ। रुचिकर और सरल तरीके से हम इसमें ज्योतिष का पठन पाठन करते हैं। और चैनल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।